नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 अगस्त सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की देश भर में धूमधाम से मनी कृष्ण जन्माष्टमी, मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। दीपावली पर जीएसटी की दरों में बड़ी कमी, सस्ते होंगे ये आइटम। सरकारी नौकरी अपडेट, बीएसएफ में 1121 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं व 12वीं पास को मौका, सैलरी 80,000 से अधिक। गुरुग्राम वाले हो जाए सावधान, अब बाहर कचरा फेंकने पर लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। एसबीआई और यह बड़ा बैंक जल्द देगा होम लोन वाले ग्राहकों को बड़ा झटका। हरियाणा में रोडवेज बसों में जीपीएस और मोबाइल ऐप की तैयारी हुई पूरी। हरियाणा के युवाओं के लिए विदेश जॉब का मौका, इजराइल मॉरिशस में 5,030 पद, सैलरी 1,37,000 रुपये, मेडिकल रहने खाने की सुविधा उपलब्ध, आवेदन 22 अगस्त तक। हरियाणा में डिजिटल हुई खेल हाजिरी, डाइट भत्ते के लिए खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य है। प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी मिलने पर सरकार देगी प्रोत्साहन राशि। इस हफ्ते 919 रुपये सस्ता हुआ सोना, तो वहीं चांदी की कीमत 201 रुपये बढ़ी। और डोनाल्ड ट्रंप व पुतिन के बीच 3 घंटे बैठक हुई, कोई डील नहीं हुई। दोनों 12 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रवाना हुए। 18 अगस्त यानी कल जेलेंस्की अमेरिका पहुंचेंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते कुछ दिनों से रिमझिम बरसात से मौसम सुहावना बना हुआ है। अभी भी वातावरण में नमी की मौजूदगी देखने को मिल रही है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज यानी 17 अगस्त को 8 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। सिरसा में 0 से लेकर 25%, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, नूंह और पलवल में 25 से 50% तथा पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 50 से 75% बरसात के आसार बने हुए हैं। सोमवार यानी 18 अगस्त को लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 19 अगस्त को भी राज्य के कई जिलों में बरसात की संभावना जताई गई है, लेकिन इस दिन के लिए कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। बीते दिन पूरे देश में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर नंदलाल का 1008 कमल पुष्पों से अर्चन किया गया। 11:55 पर 5 मिनट के लिए पट बंद कर दिए गए थे। वहीं 12:05 पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर लाया गया। सोने से सजी चांदी की कामधेनु गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान को चांदी के कमल पर बिठाकर 5 क्विंटल पंचामृत से स्नान कराया गया। वहीं वृंदावन में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। देश भर से लोग यहां पहुंचे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कृष्ण जन्मोत्सव पर 30 लाख से अधिक श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचे। देश भर में भगवान श्री कृष्ण के अनगिनत मंदिर हैं, जहां श्रद्धालु जाते हैं और भगवान की विधिवत पूजा करते हैं। देश भर के मंदिरों और घरों में विशेष पूजा अर्चना, श्रृंगार और झांकियों का आयोजन किया गया। मथुरा वृंदावन से लेकर द्वारका, जयपुर, पटना, कानपुर और हैदराबाद तक कान्हा के बाल रूप को झूलों में सजाया गया। दही हांडी प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से कान्हा का जन्मोत्सव और भी रंगीन बन गया। यह अवसर भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव का है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और झांकियों का आयोजन हुआ। मंदिर में देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। हरियाणा के यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं देने के उद्देश्य से हरियाणा रोडवेज विभाग द्वारा एक और बड़ा कदम उठाया गया है। इसी कड़ी में बस अड्डे को हाईटेक बनाने की तैयारी आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। इसके लिए एक ऐप बनाया जा रहा है। इसके बाद यात्रियों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जानकारी के अनुसार रोडवेज बसों में जीपीएस लगाने की तैयारी कर रहा है, जिससे बसों के रियल टाइम लोकेशन का पता लग सकेगा। आने वाले 2 महीनों के दौरान इसका ट्रायल भी शुरू किया जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल विज द्वारा जानकारी दी गई है कि 2 महीनों के अंदर इसका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। इसे लॉन्च कर यात्रियों को समर्पित कर दिया जाएगा। सभी बसों में जीपीएस लाने की तैयारी व प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जा चुकी है, जिससे कि यात्रियों को बसों की सही स्थिति का पता लग सकेगा। बस स्टेशनों पर बेहतर खाने पीने की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग रिजर्वेशन भी करवा पाएंगे। इसके बाद यात्रियों को अपने मोबाइल से ही बस की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करने में काफी मदद मिल पाएगी।
गुरुग्राम जिले में अगर आप अपने घर के आसपास या कहीं पर भी खुले में कूड़ा डाल रहे हैं तो अब आप पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इस प्रकार की एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी दिशा में एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है। इस टीम को शहर के विभिन्न जोन में शिफ्ट के अकॉर्डिंग तैनात किया जाएगा। इसी के साथ अवैध डंपिंग करने वाले प्राइवेट और अवैध वाहनों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसी के साथ टीम के सदस्य मौके पर ही वाहनों के फोटो और वीडियो लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर सकेंगे। इसी प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी अधिकारी अच्छे से काम करता हुआ नहीं मिला तो उसके खिलाफ सख्ती और जुर्माना लगाया जा सकता है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक एक शिफ्ट होगी, तो वहीं शाम 4 से 12 बजे तक दूसरी और 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक तीसरी शिफ्ट होगी। आम आदमी को दीपावली पर मोदी सरकार अब की बार बड़ा तोहफा दे सकती है। मोदी सरकार की तरफ से न केवल जीएसटी में कुछ छूट दी जाएगी बल्कि एमएसएमई से जुड़े लोगों को भी बड़ा फायदा दिया जाएगा। इस प्रकार की कई खबरें सामने आ रही हैं। इसका फायदा ये होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पहले से और अधिक मजबूत होगी। केंद्र सरकार की तरफ से मौजूदा 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब को खत्म कर केवल 5% और 18% जीएसटी स्लैब को जारी रखा जा सकता है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही 28% जीएसटी स्लैब में आने वाले 90% सामान पर टैक्स घटकर 18% तक किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं 12% स्लैब में शामिल वस्तुओं को 5% पर लाने का विचार विमर्श भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार 40% का एक नया स्लैब टैक्स शामिल कर सकती है, जिसमें पान मसाला, तंबाकू और अन्य लग्जरी आइटम को शामिल किया जा सकता है। अगर सरकार की तरफ से 5% वाले स्लैब में बदलाव किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होने वाला है। ऐसा करने से दैनिक इस्तेमाल में होने वाली वस्तुओं पर जीएसटी काफी कम हो जाएगा। 12% जीएसटी स्लैब में बादाम, अखरोट, काजू, सूखे मेवे, बटर, घी, 500 रुपए से कम कीमत वाले जूते, चप्पल, सैंडल, 1000 रुपए से कम रुपए वाले साड़ी, सूट, कुर्ते जैसे परिधान, कंप्यूटर और लैपटॉप, चार्जर और साबुन, टूथपेस्ट, खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट शामिल होंगे। पीएम विकसित भारत सरकार योजना का शुभारंभ किया गया है। इस स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को अब 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की इस स्कीम में अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन सभी कंपनियों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर जुटाएंगे। इनमें ज्यादा रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसे 15 अगस्त 2025 से शुरू किया जा चुका है। इससे पहले 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जा चुकी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर हाजिर हूं। आज से पीएम विकसित भारत रोजगार योजना लागू होने जा रही है। इसके तहत प्राइवेट क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे व बेटियों को सरकार की ओर से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। यह प्रोत्साहन राशि किस्तों में दी जाएगी। हरियाणा, जिसे भारत की खेल राजधानी भी कहा जाता है, इस प्रदेश ने अपने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकास को और भी पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य की खेल नर्सरियों में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों की उपस्थिति को बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज किया जाएगा। यह निर्णय 15 अगस्त से लागू हो गया है। न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि सरकारी सहायता सही खिलाड़ियों तक पहुंचे। यह कदम खेल मंत्री गौरव गौतम के पास आ रही लगातार शिकायतों के बाद उठाया गया है। कई शिकायतें यह बताती थी कि कुछ खेल नर्सरियों में पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या वास्तविक संख्या से अधिक थी। इसके अलावा कई जगहों पर कोचों के समय पर न आने की भी शिकायतें मिल रही थी। इन अनियमितताओं को रोकने के लिए खेल विभाग ने यह फैसला लिया है कि अब केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति ही मान्य होगी। इससे फर्जी हाजिरी की संभावना खत्म हो जाएगी और हर खिलाड़ी का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। खिलाड़ी जब भी अभ्यास के लिए आएंगे उन्हें अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। यह उपस्थिति सीधे ऑनलाइन डेटाबेस में दर्ज की जाएगी। इस ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर ही खिलाड़ियों को उनके बैंक खातों में डाइट भत्ता भेजा जाएगा। हरियाणा के हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जल्द ही एक और सौगात मिलने वाली है। यहां से जयपुर के लिए जल्द विमान सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। समर शेड्यूल में विमान कंपनी अलायंस एविएशन जल्द जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू कर सकती है। अगले सप्ताह विमान कंपनी द्वारा डीजीसीए में इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। डीजीसीए से अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ से जयपुर के लिए विमान सेवा की शुरुआत हो जाएगी। हिसार से जो फ्लाइट अयोध्या जाती है उसे ही दिल्ली के रास्ते जयपुर तक के लिए बढ़ाया जाएगा। यात्रियों की लगातार जयपुर के लिए मांग विमान कंपनी के पास पहुंच रही थी, जिस कारण कंपनी द्वारा यह फैसला लिया गया है। वर्तमान में हिसार से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट लगभग खाली जा रही है, जिस कारण कंपनी अब इस फ्लाइट को जयपुर ले जाने की सोच रही है। हिसार से अयोध्या और दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का समय पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन जयपुर के लिए नया टाइम टेबल अप्रूव किया जा सकता है। हिसार से जयपुर यात्री महज 1 से 1.5 घंटे में अपने सफर को पूरा कर पाएंगे।
जल्द ही होम लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की तरफ से इसी दिशा में अब जरूरी अपडेट शेयर की गई है। अब खबरें सामने आ रही हैं कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की तरफ से होम लोन की ब्याज दरों में 25 बेसिक पॉइंट्स तक का इजाफा किया जा सकता है। बैंक की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक शेयर नहीं की गई है। अगर एसबीआई की तरफ से होम लोन की ब्याज दरों में इजाफा किया जाता है तो कर्जदाताओं के लिए ये बड़ा झटका होने वाला है। इसका साफ असर होम लोन पर दिखाई देगा। एसबीआई के अलावा भी कई बड़े बैंक जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी होम लोन की ब्याज दरों में बदलाव करने पर विचार विमर्श कर रहा है। जुलाई महीने में एसबीआई की होम लोन की दरें 7.5% से 8.45% के बीच थी, परंतु अब इस रिवीजन के बाद ग्राहकों को 7.5% से लेकर 8.7% तक ब्याज का लाभ मिल सकता है। अब हरियाणा प्रदेश में एलिवेटेड ट्रैक पर पहला रेलवे प्लेटफॉर्म बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। यह प्लेटफॉर्म जमीन से 25 फीट ऊपर बनाया जाएगा। इस साल नवंबर महीने तक यह पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 मीटर के आसपास होगी। इसे बनाने के लिए 22 पिलर पर काम किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र नरवाना रेल लाइन पर एलिवेटेड ट्रैक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इसका फायदा यह होगा कि शहर से 5 फाटक खत्म हो जाएंगे। फाटक पर लगने वाले जाम से भी अब लोगों को जल्द छुटकारा मिलने वाला है। यह ट्रैक 5.84 किलोमीटर लंबा होने वाला है। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक के लिए 246 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, परंतु प्लेटफॉर्म बनाने के लिए अब इस बजट को बढ़ा करके यानी 371 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के नीचे ही थानेसर का रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा। यह पूरा हाईटेक स्टेशन होने वाला है। 11 साल बाद हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार के तहत 32 जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। इस छोटी चौधर में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने खूब जोड़तोड़ लगाकर अपना पलड़ा भारी रखने की कोशिश की। अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर बड़ी चौधर की तैयारी के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं के गुटों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देश अनुसार 2 माह के गहन मंथन के बाद 32 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पक्ष के जिला अध्यक्षों की संख्या ज्यादा रही है, लेकिन शीर्ष कांग्रेस ने सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा का कद भी बढ़ाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। अब प्रदेश अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर किसी अपने को बैठाने के लिए सभी गुटों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो इसके लिए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता लगातार दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी कांग्रेसी नेताओं से फीडबैक लेकर निष्पक्ष तरीके से पूर्ण किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला, अंबाला से सांसद वरुण मुलाना, सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास चंडीगढ़ की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए वाणिज्य, लेखा, CWA इंटर व CA इंटर में कम से कम 50% अंकों के साथ PG डिग्री होनी चाहिए। वहीं जिला परियोजना सहायक के पदों के लिए प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान, पोषण में स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। सैलरी 18,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल शनिवार को सोनीपत के छिनौली गांव पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक किसानों को MSP की कानूनी गारंटी नहीं मिलती, आंदोलन जारी रहेगा। सोनीपत में डल्लेवाल ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और 25 अगस्त को दिल्ली में होने वाली 1 दिवसीय किसान महापंचायत की रणनीति बनाई। इस दौरान वे किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ के घर भी पहुंचे और वहां किसानों के साथ बैठक की। डल्लेवाल ने कहा कि दिल्ली में होने वाली महापंचायत में पूरे देश के किसानों को बुलाया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों को न्योता दिया जा रहा है ताकि आंदोलन को और मजबूत किया जा सके। डल्लेवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने किसानों से आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन यह सिर्फ दिखावा साबित हुआ। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में किसानों की आय दोगुनी हुई होती तो अब तक 7 लाख किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होते। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में बोलने का खामियाजा पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भुगतना पड़ा। उन्हें सिर्फ इसलिए अलग थलग कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। किसान नेता ने स्पष्ट कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी की लड़ाई पहले भी लड़ी गई है और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को इस दलदल से बाहर निकालने का प्रयास ही हमारी प्राथमिकता है। जब तक MSP की गारंटी नहीं मिलती तब तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त यानी आज हरियाणा को 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इसमें सोनीपत और बहादुरगढ़ को जोड़ने वाले लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 नए 4 लेन शामिल हैं। इनसे इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी पुष्टि करते हुए चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 17 अगस्त को दिल्ली के रोहिणी से लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें से 2 परियोजनाएं हरियाणा से जुड़ी हुई है। इनसे एनसीआर एरिया को ट्रैफिक जाम से मुक्ति और कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि 29.6 किलोमीटर लंबा मार्ग सोनीपत को सीधी कनेक्टिविटी देगा। इससे NH-44 के भारी ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। यह बवाना औद्योगिक क्षेत्र को सीधे NH 352A जींद गोहाना मार्ग से जोड़कर व्यापार और उद्योग को नई गति प्रदान करेगा। दूसरा 7.3 किलोमीटर का मार्ग दिल्ली के दिचाऊ कला को सीधे बहादुरगढ़ और KMP एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इससे बहादुरगढ़ और KMP एक्सप्रेसवे तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। सीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं के लोकार्पण से क्षेत्र में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और यातायात सुगमता को नया आयाम मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हरियाणा के प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहे ये उपहार हरियाणा की प्रगति यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगे। इस हफ्ते सोने के दाम में गिरावट रही, चांदी महंगी हुई। इस हफ्ते के कारोबार के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 919 रुपए घटकर 1,23,000 रुपए पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन यह 1,09,42 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी की कीमत हफ्ते भर में 201 रुपए बढ़कर 1,14,933 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। हफ्ते के आखिरी दिन 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,14,732 रुपए पहुंची थी। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,500 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 93,050 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।